हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपके लिए आज जो लेके आई हूँ लेसन, दिस इज ए टॉपिक ऑफ सेट्स के। आपको जो है सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जितने भी हम +1 और +2 बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आगे जाके अगर आपने कोई भी कंपटीशन टेस्ट देना है तो आपको इन दोनों के बेसिक आने चाहिए, क्योंकि 9 10 तक हम बेसिक पे इतना बच्चे फोकस नहीं करते। लेकिन अगर +1 और +2 में अगर किसी बच्चे को बेसिक नहीं पता तो वो उनसे कोई ना तो +1 होगी ढंग से और ना ही कोई कंपटीशन टेस्ट होगा। आपको सबसे ज्यादा बेसिक पे जो है काउंटर करना है। आप क्या करो, सबसे पहले अपनी कॉपी लो, वीडियो को सिर्फ देखो मत, आप इसको जो है नोट्स बनाओ। अब देखो, मैं बात कर रही हूँ सेट्स की। सेट्स में हम बात करते हैं कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन कलेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप जो है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, कईयों को कार्ड्स इकट्ठे करने का शौक होता है। ठीक है, तो ये होती है कलेक्शन। तो एक ही तरह की कलेक्शन, मान लो अगर मेरे पास जो बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये R D शर्मा की हर एक क्लास की अगर बुक है, तो दैट मीन मेरे पास जो है सारी क्या है, कलेक्शन है। अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग में अगर आप लता मंगेशकर के सॉन्ग सुनते हो तो वो सारी क्या है, लता मंगेशकर के कलेक्शन। कलेक्शन में मतलब उसके सारे सॉन्ग आ जाएंगे। ओके। अब देखो, जो सेट होता है, सेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन का मतलब है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। समटाइम ये पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। और दूसरा है, जो सेट हम लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आप अपनी बुक में देखोगे कई जगह पे ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, एक्स से लिखा जाता है, वाई से लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है, टी से लिखा होगा, क्यू से और आर से। मतलब जैसे मैंने ये लिखा, अब देखो अगर मैं मान आपके सामने ये लिख के देती हूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, पहली बात तो ये देखो, इसको जो है ये सेट किसी भी तरीके से सेट नहीं लग रहा, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम क्या करेंगे, आपने जो है बचपन में जो अभी तक 10वीं 12वीं तक आप जो है ये पढ़ते आए हो, ये ब्रैकेट्स के बारे में। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है और एक है करली ब्रैकेट। ओके, जिसको हम यूज करते हैं। अब देखो, दिस इज ए ओपन ब्रैकेट, ओपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये जो है करली ब्रैकेट। ठीक है, ये 3 तरह की ब्रैकेट्स हैं। जब भी हम सेट लिखते हैं ना तो हम ओपन का यूज करते हैं, ना ही हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, हम ओनली करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया, कोई भी सेट अगर हम लिखते हैं तो ऑलवेज राइट इन ए कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा A = 1 2 3 4 5। देखो, फर्स्ट मैंने बोला कि सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सेकंड वन बोला कि इसको ऑलवेज राइट इन ए लेटर। जब भी इस तरह का आपको लिखा आ जाए तो दैट मीन दिस इज ए सेट। इज दिस क्लियर? अब जो ये लिखे होते हैं बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे को बोला जाता है एलिमेंट। तो क्या बोला जाता है? एलिमेंट। इज दिस क्लियर? जो अंदर लिखे जाते हैं उनको एलिमेंट लिखा जाता है। अब देखो, यहाँ पे जो अंदर वाले एलिमेंट है हमेशा जो है मोस्टली जो है स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इनको कभी भी उसमें नहीं लिखते, क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, ओनली स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ओके। अब देखो, जरूरी नहीं है, हार्ड फास्ट रूल नहीं है। कई बार आपको, जैसे आप पढ़ते हो तो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, कैपिटल लेटर लिख के आते हैं सेट में, तो हार्ड फास्ट रूल नहीं, बट मोस्टली ट्राई यही रहता है कि हम स्मॉल लेटर में लिखें। ओके। एक तो ये रूल था। उसके बाद देखो, जब हमने इतना पढ़ लिया, अब इसमें जो है कुछ और रूल्स हैं। जो सेट्स है इनको 2 मेथड से निकाला जाता है।
फर्स्ट मेथड है, इसका जो है नाम लिख सकते हो, इसको जो है एक होता है लिस्ट के बेस पे होता है, एक होता है प्रॉपर्टी बेस। तो लिस्ट वाले को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, ये आपको सुनने को मिलेगा। लिस्टिंग मेथड को लिस्टिंग मेथड बोला जाता है, और प्रॉपर्टी बेस्ड वाले मेथड को प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है। लिस्टिंग मेथड में आता है आपका रोस्टर फॉर्म। कौन सा आता है? रोस्टर फॉर्म। और ये आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो बच्चों को दिक्कत क्या आती है, ना तो उनको सेट बिल्डर फॉर्म पता होता है कैसे लिखते हैं, और उनको जो है दिक्कत आती है। आप ध्यान से समझोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखती हूँ कि ये जो है 1 2 3 4 और 5, ये आपको एक सेट गिवन है। तो आप देखो यहाँ पे आपने सिर्फ डिजिट यूज करे हैं। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके। अगर मैं इसी सेट को सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी वो देखो। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो लिखा जाता है एक्स सच दैट, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है सच दैट। ओके। सच दैट। ओके। इसको अगर मैं जो मैंने ये लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, तो यहाँ पे लिखो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन किससे है? 6। ओके। लेस देन 6 क्योंकि हमने 5 तक लिखे हैं। एन में वैल्यू डालते जाओगे, आप रोस्टर फॉर्म में पहुंच जाओगे। जैसे मैंने एन जो है यहाँ पे लेस देन 6 है, दैट मीन 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ये जो है, यहाँ पे जो है आप वैल्यू डालोगे 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो कुछ पॉइंट इसमें और भी हैं, आपको वो पता होने चाहिए। देखो इसमें है नेट, कुछ नंबर्स की बात करूंगी कलेक्शन की। सबसे पहले कलेक्शन में आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, बट इसको थोड़ा शेड करके हाईलाइट करते हैं। ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4। तो ये आपके पास जो है सेट है किसका? नेचुरल नंबर का। ठीक है। इसको डोनेटेड किया जाता है एन के साथ। ठीक है। अब देखो अगर हमने लिखना हो होल नंबर, बेसिकली आपको इन फॉर्म का पता होना चाहिए ये किसको रिप्रेजेंट करती है। बच्चों को कईयों को ये समझ ही नहीं आता कि इसमें है क्या। अब देखो होल नंबर जो है इसको डब्ल्यू से लिखा जाता है, इसको डब्ल्यू से लिखा जाता है, इसको थोड़ा डार्क कर दो। ठीक है। डब्ल्यू से लिखा जाता है। और इसमें जैसे आप जीरो जो है ऐड कर दो अगर नेचुरल नंबर में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जो है होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, तो ये बन गया होल नंबर जब जीरो की एडिशन हो जाती है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम डोनेट करते हैं जेड के साथ। तब इसको जो है ऐसे लिखो, थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है। तो जेड आपको जो है इस सेट चैप्टर में इस तरह का लिखा जो है काफी जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। इंटीजर्स की बात कर ली। इसके बाद देखो इंटीजर्स के बाद आते हैं
रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स में दो चीजें आती हैं। एक आता है रैशनल नंबर, और एक आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, रैशनल को और इरेशनल नंबर को, तो ये क्या बन जाता है? रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है 10th में सीखा होगा, ऐसे लिखा होता है 6 + √5। तो ये देखो, ये रैशनल नंबर है और ये क्या है? इरेशनल नंबर। ओके, तो इन दोनों नंबर को जब जोड़ देते हैं तो इनको बोला जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को जो है हम कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर से लिखा जाता है। इज दिस क्लियर? अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो। अब देखो, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं। तो जो है क्यू से लिखा जाता है रैशनल नंबर। इज क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके और क्लियर कर दूंगी। ओके, अब मैं बात करती हूँ इसमें बिलोंग टू। बिलोंग टू, बिलोंग टू का साइन होता है ये। दिस इज ए ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो जो है इस तरह लिखा जाता है। अब बिलोंग टू का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सेट ए है, मैंने लिखा 2 3 4 6 8। ओके, अब बिलोंग, बिलोंग मतलब कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 4-A, 4-6A, 8-10A। अब देखो, अगर आपको इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कहने का मतलब है, आपको ये पूछा गया, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि जीरो जो है इस सेट में है या नहीं है। तो जीरो देखो इस सेट में कहीं भी नहीं दिया, तो इसके लिए लिखोगे नॉट बिलोंग। नॉट बिलोंग के साथ ऐसा साइन आता है। आगे लिखा है 4, 4 डेफिनेटली बिलोंग करेगा क्योंकि सेट में प्रेजेंट है ये नंबर। अगर आपको पूछा है 8, 8 जो है डैश ए, तो 8 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट। देखो 3, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट, तो ये आपको बिलोंग का साइन आ गया। 6 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा बिलोंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है 10, अब 10 देखो इस सेट में है, कहीं भी नहीं है, तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगी जो बेसिक है आपका। इसमें आपने ये पढ़ा होगा ग्रेटर और लेस देन। ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर का क्या मतलब है और लेस देन का क्या मतलब है, ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो। लेकिन अब जो है हम इसके जो है बेसिक जो ये पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। ये आपका +1 का 6th चैप्टर है, इनइक्वालिटी। जिन्होंने नहीं ढंग से पढ़ा, पहले +1 का क्लियर करो, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हो। क्या, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी +2 में, वहां पे क्वेश्चन इस तरह के नहीं होते। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे ये अगर लिखा हो तो ये इसका मतलब होता है कि वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, मतलब वैल्यू उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं आ रही। ओके, इंक्लूडेड। और यहाँ पे जो है, ये जो लिखा है ग्रेटर देन और लेस देन, तो दिस इज ए, यहाँ पे लिखा है नॉट इंक्लूडेड, और ये वाली जो है हम लिखेंगे कि इंक्लूडेड है। ओके, तो देखो इसको करेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पूछा 3 < x = 6। अब 3 और 6 के बीच ये नंबर है कि कोई सेट आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 4-5। ठीक है, अब देखो ये वाले साइन है जिसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ जो इसमें से लोगे, सिर्फ ये वाले जो है नहीं लिखोगे, ये दोनों लिखोगे, तो आपके पास जो सेट आया वो क्या आया? 4 और 5।
अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, क्या मतलब होता है कि ये जो 3 और 6 ऑल्सो इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि जहां तो वैल्यू 3 से कम होगी, जहां इक्वल होगी, मतलब एक टाइम में एक ही चीज हो सकती है, जहां तो वो कम हो जाएगी, कम वाली वैल्यू, जहां उसके इक्वल होएगी। इसी तरह एक्स का देखो ये 6 लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो है लेस देन 6 होएगी, जहां 6 के इक्वल होएगी। दोनों में से एक टाइम में एक ही चीज होएगी। ओके, दोनों इकट्ठी एक टाइम में नहीं होगी। इनके साइन का मतलब ये होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं बात करती हूँ कि टाइप ऑफ सेट और भी होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, कई तरह के टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, जिसमें जो है सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब देखो जो फाइनाइट सेट होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो लिखेंगे काउंटेबल। और इनफाइनाइट सेल जो है नॉन काउंटेबल, तो आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब जिसको जो है आप काउंट कर दो, तो आपके पास जो, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, ये देखो मैंने आपको बोला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन लेस देन 100। मैंने बोला इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, बट लिखने क्या है, लेस देन 100, 100 से छोटे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, तो दैट मीन दिस इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, क्लियर? आपको क्या पूछा है, नेचुरल नंबर। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका आंसर अगर लिखना हो तो 2, 4, 6, 8, और लास्ट वन इसका क्या आएगा, 98। तो जो आपको पूछा 100 से नीचे वाला है। इज दिस क्लियर? अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे लिखा है, देखो सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब देखो ये हम लिख लिख सकते हैं ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, नहीं लिख सकते, तो इसलिए जो है ये दिस इज ए इनफाइनाइट सेट, नहीं गिन सकते इसको। अब जैसे देखो ये लिखा हो कि एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू आर 0 लेस देन 1। इज दिस क्लियर? तो ये 0 और 1 ये आपको दिया। मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे आपको मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट का ही पहले बता रही हूँ, फिर आगे चलेंगे। इसमें जैसे मान लो आपको ये कोई दिया है सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ओके, एंड एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पे आपको ये दिया है, ठीक है, इसको लिखो x² -5x + 6 इक्वल टू 0। सप्लिट कर दो इसको, सप्लिटिंग द मिडल टर्म, तो ये आपके पास 3x - 2x + 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना दिए, x कॉमन निकाल दो, ये बना x - 2, ये बना x- इक्वल टू 0। तो आपके पास जो सेट आएगा वो देखो, अगर मैं लिखती हूँ x - 2 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x = 2, x = 3। तो ये वाला सेट जो है, ये जो है काउंटेबल है, हमें पता है कि इसमें दो वैल्यूज आएंगी, तो इसको लिखेंगे काउंटेबल। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ओके, अब मैं आपको जो है नॉन फाइनाइट बताती हूँ, जिसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मान लो
मेरे पास दिया है अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि x जो है x सच दैट x बिलोंग टू z एंड x ग्रेटर देन -10, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी आपके पास क्या आएगी? आपको पूछा है ग्रेटर देन। आपको पता है जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ये 0 होता है, ये -1 -2 -3 -4 -5, और ये वाला जो है 1 2 3 4 5, तो ये सेट आगे जाता है। अब जो इधर को वैल्यू आती है 7, तो इस तरफ वैल्यू आती है वो ग्रेटर होती है -10 से। तो ये वाला सेट जो है, अभी हमें ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है क्योंकि ये वाला साइन है, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है आगे जाता जाएगा, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अगर हमें बोल देते कि ग्रेटर देन के, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे का मतलब होता है जहां तो वो उससे बड़ा होगा, जहां उसके बराबर होगा। ओके, तो ये जो है साइन आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है एक्स जो है ग्रेटर देन, ये सारी वैल्यू इस तरफ लिखी जाती है। ये बेसिकली ये टॉपिक जो है इनइक्वालिटी का है। अगर आप हम वहां पे करते तो आपको बड़ी आसानी से समझ आता। अब देखो, अब इसके बाद मैं सेकंड ले रही हूँ, इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब देखो, सेट की एक मेजर प्रॉपर्टी होती है कि जो सेट होता है, ठीक है, सेट जो होता है वहां पे ना तो हम रिपीट कर सकते हैं, क्या रिपीट नहीं होता सेट में? फिर सेट की बात कर रही हूँ, रिपीट नहीं कर सकते किसी अल्फाबेट को या डिजिट को, तो यहाँ पे एक तो रिपीट नहीं होएगा, तो ऑर्डर डजेंट मैटर, आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा LOYAL, ये आपको एक सेट दिया, ठीक है, और दूसरा सेट मैंने ये दिया आपको ALLOY। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, कि आप यहाँ पे कैसे देखोगे इसको? यहाँ पे देखो, एल 2 बार आ रहा है, ये एल 2 बार है, हमें जो सेट कहता है कि आप जो है नंबर रिपीट नहीं कर सकते। मैंने लिखा LOYA, ओके, ये आया। अब इसी तरह इसको लिखो, में भी हम ALOY। अब खुद देखो मैंने क्या बोला, इससे आपको क्या मिला? ये देखो यहाँ पे ये इक्वल सेट है, ओके, यहाँ पे जो है इक्वल सेट है। कैसे है? पहले तो ये जो है सेट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। सेट जो इसमें जो हमने अल्फाबेट लिखे हैं वो रिपीटेड नहीं है, और जो ऑर्डर है वो डजेंट मैटर। ओके, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ पे जो है A इक्वल टू B, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और ये सेम भी है, ये क्या है, सेम भी है। तो ऑर्डर डजेंट मैटर, आगे पीछे आप लिख सकते हो, बट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और इक्वल सेट में ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाती हूँ, क्या आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट। आज की क्लास बेसिकली उसके ऊपर ही है, कि बेसिक के ऊपर है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे इक्वी इक्विवेलेंट सेट। जैसे मान लो मेरे पास सेट दिया है A 2 4 6 8, और एक सेट दिया है मेरे पास 1 2 4। अब देखो इक्विवेलेंट सेट। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ये देखो, ये इक्वल सेट नहीं है, तो हम इक्वल सेट क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ के एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिर्फ इक्विवेलेंट है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है, यहाँ पे कितने हैं? ए के एलिमेंट 4, बी के एलिमेंट 4, बट नॉट ए इक्वल सेट। ये इक्वल सेट नहीं है। ओके, नॉट इक्वल सेट। अगर ये देखो, मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ। अगर मैंने लिखा ए बी सी डी, ओके, ये एक सेट है। इसी तरह मैंने दूसरा सेट लिखा बी, तो यहाँ पे लिखा ए बी और डी। अगर मैं पूछूं इसमें आपको कि ये इक्विवेलेंट है, यस इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के सेम है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछूं कि ये दोनों जो है इक्वल सेट हैं, तो दिस इज ए इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे ए के एलिमेंट कितने हैं? 4, बी के एलिमेंट कितने हैं? 4, तो मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 4, तो ये इक्वल सेट है। तो यस, क्योंकि इसका जो ईच एलिमेंट है दूसरे सेट में प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। ओके, ये होप सो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद बारी आती है नल सेट की, तो हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है नल सेट। के बाद आपको बोला जाता है यहाँ पे इसका एम्प्टी सेट, जहाँ इसको वॉइड सेट बोला जाता है, जहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं फाइव के साथ, तो जो है ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है, एक मिनट, इसको मैं बाद में ही लिखती हूँ। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट एंड वॉइड सेट। ठीक है, इसका मतलब है कि इट हैज नो एलिमेंट, हैज नो एलिमेंट। है, इसमें जो है एलिमेंट नहीं है। ओके, कोई भी एलिमेंट जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा आ जाए, ठीक है, ये जो है अगर इसमें कुछ नहीं लिखा, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, जैसे कई बार ये क्वेश्चन आप आगे जाके करोगे, जैसे 2 3 4 5, अगर आपको पूछा जाए ए बी और सी, आप खुद देखो, ये जो है दोनों के सेट जो है आपस में जो है यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो ये इसको बोलेंगे एम्प्टी। यहाँ पे आपका आंसर आएगा एम्प्टी, भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक होता है सिंगल टोन सेट, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब ओनली वन एलिमेंट हैज अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। जैसे आपको लिखा आ जाए एक्स जो है X 5 3, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाता है सिंगल टोन सेट। आगे आपको जैसे ये लिखा आ जाए, एक दो चीजें और क्लियर कर देती हूँ आपकी इसमें। एक तो आपने ये वाला कर लिया कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट क्या होता है। एक होता है इसमें कार्डिनल नंबर, काउंटिंग नंबर ही बोला जाता है इनको। कार्डिनल नंबर को कैसे, जैसे ए सेट दिया है आपको 3 4 5, ठीक है, और बी 4 5 6 7। अब देखो, अगर मैं ए के एलिमेंट पूछूं, तो मैं इसको जो है लिखूंगी, इसके एलिमेंट पूछूं तो कितने हैं? 3। और अगर मैं बी के पूछूं एलिमेंट, तो ये कितने हैं? 4। तो ये जो है इसकी जो है कार्डिनल नंबर है, जिसको काउंट किया जा सकता है। ओके, एक तो ये थे इसके बेसिक। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन साथ साथ इसलिए भी करवा रही हूँ, ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए कि आप इसको यूज कैसे करोगे।
अब देखो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था, जैसे मैंने आपको बोला, देखो मैंने एग्जांपल लिख रही हूँ, खुद देखो। यहाँ पे अगर आपको मैं सेट देती ए, यहाँ पे लिखा होता 1 4 9 16 25, ये आपको कोई सेट दिया है। अब आपको वो नहीं बताना है इसको सेट, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। तो अब देखो 1 ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, चलता जा रहा है। अब देखो इसको अगर आपने उसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है ये ए, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ये लिखूं एक्स सच दैट एक्स, ये लिखा, इज, जहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 जो है यहाँ पे आप इसको लिखोगे एन, क्योंकि ये देखो, यहाँ पे देखो, तो लिखने से पहले ये छोटा सा बेसिक है, ये तो नेचुरल नंबर है, ये काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। अब देखो ऊपर देखो, पावर सबकी सेम है, क्या पावर अगर सेम है, ये तो नेचुरल नंबर है, तो मैंने लिखा एन का स्क्वायर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप एन की वैल्यू डालते जाओगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाता है। अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखती, अगर मान लो मेरे पास कोई सेट ऐसे दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, आपको ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, आपको बोला सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, तो हाउ टू राइट सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब देखो, खुद देखो, पहले को लिखने से पहले यहाँ पे देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए काउंटिंग नंबर, दिस इज ए नेचुरल नंबर। अब नीचे देखो 2 3 4 5 6 7, तो दैट मीन है तो नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये क्या है आपके पास, n+1, n+, यहाँ पे जो है 2, यहाँ पे जो है बढ़ जाएगा आगे नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे ये n है, मान लो 2 है यहाँ पे, तो ये आया, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, n+1 है, तो ये भी n+, अगर आप यहाँ पे 2 भरते हो, यहाँ पे 1 भरा था, n=1, 1+1 2 आया, अगर मैं n में 2 भरती हूँ तो ये कितना आएगा, 3। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो n+1। आपको ये पैटर्न को ध्यान से समझना होता है, अगर आपको पैटर्न समझ आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स, एन, n+1, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको एक और चीज मेंशन करनी पड़ती है, ये देखो यहाँ पे, ये जो है 1 से स्टार्ट हो रहा था, एंड पॉइंट क्या है इसका, 6, तो 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 6। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर मैं कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे पूछूं, कि जो मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस गई हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि आप एक ऐसा सेट लिखो में जो है, जो मंथ, जो है मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कोई मंथ स्टार्ट हो रहा है, जो पूरे साल में जो लेटर क्या कहते हैं मंथ्स होते हैं, उनका कलेक्शन लिखना जो जे से शुरू होते हैं, तो यू नो द कि जनवरी, जनवरी, जून और जुलाई, ये आपके पास एक सेट मिल जाता है। ओके, ये क्या है, ये जो आपने आंसर लिखा ये फैक्ट के बेस में लिखा, फैक्ट मतलब वो फैक्ट जो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा AEIOU, अगर मैं ये इंडिया के स्टूडेंट को पूछूं या फॉरेनर के स्टूडेंट को पूछूं, तो सबके लिए ये वोवल जो है सेम है, तो ये होते हैं फैक्ट बेस्ड, फैक्ट की सारे जो है इस फैक्ट को यूज करते हैं। अगर मैं फॉरेनर वाले बच्चे से भी पूछूं कि जे से शुरू होने वाले मंथ बताओ, तो वो भी यही आंसर देगा जो आप दे रहे हो, तो कहने का मतलब है दिस इज ए फैक्ट बेस्ड। ओके,
अगर मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर राइटर इन इंडिया। ओके, अब देखो हमने क्या बोला, मैंने दो चीजें बताई थी आपको, सब्जेक्टिव, एस फॉर सब्जेक्टिव, तो एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है फीलिंग के बेस होता है, ओके, फीलिंग बेस होता है। अब देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब देखो टैलेंट, जैसे मान लो टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो हमारी चॉइस जो है डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में आप मान लो लता मंगेशकर के गाने सुनते हो, आपके मम्मा जो है वो जो है किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, तो चॉइसेस आर डिफरेंट। तो ईच पर्सन की चॉइस जो है डिफरेंट होएगी। इसी तरह जब यहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ द सेट लिखना होता है, 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो टैलेंटेड आपकी नजर में कोई और हो सकता है, हमारी नजर में कोई और हो सकता है। तो ये जो है सेट नहीं माना जाएगा। ये सेट है लेकिन ये वाला सेट नहीं है, दिस इज नॉट सेट, क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव बेस है, फीलिंग बेस। इट इज, दिस इज नॉट सेट। इज दिस क्लियर? अब अगर मैं पूछूं आपको, आपने जो है सेट बताना है। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो कैसे, ये आपकी क्लास है, क्लास में जो है बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज और गर्ल्स। अब देखो खुद देखो, अगर मैंने आपको पूछा कि आप कलेक्शन ऑफ सेट बनाओ बॉयज का जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपकी क्लास में 20 लड़कियां, 20 बॉयज हैं, ठीक है, तो आप इमिडिएटली जो है 20 बॉयज का सेट अलग कर सकते हो। अगर मैं गर्ल का पूछती तो आप 20 गर्ल्स लिख देते, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड सेट को बोला जाता है वेल डिफाइंड सेट। इज दिस क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंशी प्रेमचंद के नावल बताओ जो उन्होंने लिखे हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। क्या आपके पास इसमें जो है, मान लो उस टाइम आपके पास डाटा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप गूगल बाबा को खोलोगे तो वहां पे आपको इनके जो है लिखे हुए नावल पता चल सकते हैं कि कलेक्शन कौन सी है इनकी, कितने नावल अभी तक इन्होंने लिखे हैं। तो ये जो है एक वेल डिफाइंड, यस इट इज ए वेल डिफाइंड सेट, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। एक तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मैंने आपको बोला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये देखो, आप अपनी कॉपी पे ये इतने भी बेसिक लिख के कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लो मेरे पास कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। ठीक है, अब पहले तो आपने, ये तो इंटीजर है, अब इसको देखो, -3 और 7, -3, जैसे -3 और 7 के बीच में आपको सेट लिखना है इंटीजर्स का। अब देखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो ये तो आपने लिखा, लेकिन अब इसको देखना होता है, ये जो लेस देन के साइन है, अब यहाँ पे ये वाला साइन नहीं प्रेजेंट है, तो दैट मीन इसका ये मतलब है कि ये इसकी जो आउटर वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू -3 और 7,
इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। बाकी सारी सेट जो है ये है आपके पास, तो ऐसे लिखें। ओके, अब देखो एक और कराती हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे को पूछा जाता है, अब आपको पूछा गया कि आपके पास ये कोई सेट है, नेचुरल नंबर, ये सारी जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लेस देन 6, वो नेचुरल नंबर लिखो जो 6 से छोटे हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 और 5, 3 4 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको इतना क्लियर है। अगर आप इसमें जैसे एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, देखो अगर आपको ये सेट दिया है आपके पास, सेट ऑफ ऑल लेटर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो सेट होता है, वो जो सेट होएगा वो एक तो रिपीट नहीं होगा, और इसके ऑर्डर का जो है वो डजेंट मैटर। अब देखो सबसे पहले, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टी है, ये रिपीट हो रहा है, और देखो आर है, यस आर भी है, ये आर है, और ये वाला आर है, के बाद जो है, अब और देखो ओ, ठीक है, तो ये सेट जो है रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो सेट बनेगा हमारे पास टी आर आई सी ओ एन एम ई वाई। इज क्लियर? दोबारा देखो, टी आर आई जी ओ एन एम वाई। तो ये जो है इस तरह लिखा जाता है। आपको इसके अगर सारे पॉइंट्स पता हैं तो आप इजीली लिख सकते हो। अब देखो, अगर आपको इस सेट का ये लिखा है, पैटर्न को समझना है, 3 6 9 12, ये आपको कोई ए सेट दिया है, आपको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, पहले इसको जज करो, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, ठीक है, ये लिखा है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे लिखो इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और साथ में लिखोगे ये 3 जो है ये आ गया, t < x < 12, < 12 मतलब 3 और 12 जो है इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, इसको ये जो है एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये साइन देखो, दिस इज इंक्लूडेड, वैल्यू जो आउटर वैल्यू है वो ऑल्सो इंक्लूड हुई, ठीक है। के बाद है, जैसे आपको दिया है, ये एक तरह के सीक्वेंस होते हैं, आपको दिया है 2 4 8 16 32। अब इस पैटर्न को पहचानो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है, और ये 2 की पावर 5। तो अगर मेरे को इसको लिखना है, देखो यहाँ पे ये कॉमन है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा सब में। ऊपर नेचुरल नंबर आ रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, 1 था 2 था 3 था। तो अगर आपको सेट लिखना है इसको, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, कांस्टेंट एज इट इज लिखते हैं, n जो है बढ़ जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये 1 से शुरू होगा, 1 < <5 ओके, ये होता है इंक्लूडेड वैल्यू। इज दिस क्लियर? अगर आपको इसमें से अभी भी कुछ नहीं समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिक के अलावा क्वेश्चन और लाने की कोशिश करूंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक आप पहले अपने इतने बेसिक क्लियर करो। नेक्स्ट वीडियो भी बेसिक पे ही अभी होगा, पहले मैं सारे बेसिक कराऊंगी, साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप जो है जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू कर सको। पहले बेसिक क्लासेस होंगी, फिर आफ्टर दैट क्वेश्चंस वाली क्लासेस होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।